तो एमपी और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों के लिए चुनावी रण सज चुका है। सियासी घमासान जारी है, जुबानी तीर चल रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। सभी मतदाताओं को साधने में लगे हुए हैं। सियासी जंग की इस रण की ऐसी ही तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम उपचुनाव के रण के साथ। तो आइए नजर डालते हैं आज के सियासी घटनाक्रम पर। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने विधानसभा स्तर पर अलग अलग ये संकल्प पत्र जारी किया है। कॉमन जो चीज है वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए वो ये कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा किया है। प्रदेश के लिए हमारे संकल्प शीर्षक के तहत ये वायदे किए गए हैं। इसमें लिखा गया है कि प्रदेश सरकार कोरोना की विषम परिस्थितियों का मुकाबला कर रही है। वो ये वादा करती है कि प्रदेश की जनता को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा संकल्प पत्र में स्थानीय मुद्दों को लेकर अलग से कॉलम बनाया गया जिसमें स्थानीय विकास के मुद्दे लिखे गए हैं। संकल्प पत्र में किसानों के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों योजनाओं का जिक्र है। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुख्य जो मेन पेज है उस पर सिंधिया की फोटो नहीं है। कांग्रेस ने इसे लेकर निशाना साधा, कहा जी जिसे बीजेपी ने चुनाव का मुख्य चेहरा बताया उस चेहरे को बीजेपी ने मुखपत्र से गायब कर दिया। भाजपा जिसे अपना मुख्य चेहरा बताती थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा गायब है। उन्हें अतिरिक्त पेज में स्थान दिया गया है, वो भी कैलाश विजयवर्गीय के बाद 9 नंबरी। पहले 10 नंबरी बनाया गया था स्टार प्रचारक में, अब संकल्प पत्र में 9 नंबरी बनाया गया। जिसे मुख्य चेहरा बताया गया था वही मुख्य चेहरा मुख्य पृष्ठ से गायब। अतिरिक्त पेजों में स्थान देकर बताया गया कि पार्टी में कितना महत्व है, कितना। इधर सागर के सुर्खी पहुंचे प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र जारी करते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जब भी कांग्रेस को अपनी पराजय नजर आने लगती है वो सरकारी अफसरों खासकर कलेक्टर पर इस बात का ठीकरा फोड़ देते हैं कि वो सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं। जो चुनाव में जिसको अपनी पराजय दिखती है वो हमेशा अपनी पराजय का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ता है। इस समय इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है चुनाव की कि इसमें कहीं पर कोई गड़बड़ी कर ही नहीं सकता। और अगर कलेक्टर चुनाव जिताते होते तो फिर तो पूरे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार होती, फिर हम लोग कांग्रेस की सरकार बनती कैसे। पिछले चुनाव में 2018 में तो हमारी सरकार के रहते चुनाव हुए थे, तो कलेक्टर अगर जिताते होते चुनाव तो कांग्रेस की सरकार कैसे बनती, फिर कैसे बन गई कांग्रेस की सरकार। इसलिए ये सब अनावश्यक की बातें हैं। सब लोग चुनाव में आए, चुनाव के मैदान में आमने सामने आए। और इधर दतिया की पीताम्बरा पीठ पहुंची प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने एक बार ये दावा किया कि वो उपचुनाव में सभी 28 सीट जीत रहे हैं। कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल को जनता ने देखा, लिहाजा वो हर हाल में कांग्रेस को हराने के लिए वोट देगी। आपकी कितनी सीटें उम्मीद है? क्या सारी हम सब जीतेंगे। क्या आधार क्या है आपकी उम्मीद का? क्योंकि लोग चाहते थे कि हमारी सरकार बने, वोट हमारे ही ज्यादा थे, तो संयोग से सीटें उनकी ज्यादा हो गई। और शिवपुरी के पोहरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनावी सभा में कांग्रेस पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का दिमाग इन दिनों खाली दिमाग शैतान का घर बन चुका है। कमलनाथ को कपटनाथ बताते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सीएम के लिए कांग्रेस कर रही है उससे पार्टी का दिवालियापन झलकता है। तो नरेंद्र सिंह तोमर लगातार वो भी प्रचार में लगे हुए हैं। शिवपुरी के पोहरी पहुंचे हुए थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और चुनावी सभा में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा कि इस वक्त कांग्रेस की स्थिति ऐसी है, खाली दिमाग शैतान का घर। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सीएम के लिए कांग्रेस कर रही है उससे पार्टी के दिवालियापन की झलक मिलती है। किसी गांव में सड़क नहीं होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो ग्रामीण सड़क की योजना बनाई थी। 2003 में भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनी और मैं इस विभाग का मंत्री बना। उस समय यह क्षेत्र मेरे पास था, तो चाहे वो श्योपुर हो,
शिवपुरी हो, भेंड हो, मुरैना हो, दतिया हो, गुना हो, अशोकनगर हो, हर गांव में डामरीकृत सड़क बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और कमलनाथ सरकार गिरने के बाद से लगातार कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की। खरगोन पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हमने नहीं बल्कि कांग्रेस ने खुद की, क्योंकि उसने अपने वायदों को पूरा नहीं किया जो उसने जनता के साथ किया था। देखिए, लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने की। पिछले विधानसभा चुनाव में जो वादे जनता से किए थे एक भी पूरा नहीं किया है, इसलिए सत्ता हत्या कर जनता को धोखा देना, इसीलिए उनकी पार्टी में फूट हुई और एक वर्ग जो जनता के साथ खड़ा था उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। तो सिंधिया जी अलग हुए अगर, तो इस बात के लिए अलग हुए हैं कि जो वादे हमने जनता से किए थे वो कमलनाथ जी पूरे नहीं कर रहे हैं। और सांवेर विधानसभा इलाके के ढाबली गांव के कांग्रेस कार्यकर्ता बबलू यादव पर धारा 307 के तहत की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज डीआईजी ऑफिस पहुंच गए। गेट पर धरने पर बैठ गए। प्रदेश के जो कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने आरोप लगाया कि बबलू यादव पर पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट के इशारे पर धारा 307 के तहत कार्रवाई की गई है। एसपी राजेश रघुवंशी भी यहां पर पहुंचे तो उनकी भी कांग्रेस नेताओं के साथ तीखी बहस हो गई। आपने टेररिस्ट को जैसा नहीं पकड़ता है, 100 लोग भेज दिया सर, पूरे घर की घेराबंदी कर दी। ऐसा क्या हो गया था सर? अरे क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया था ऐसा? सर, मेरा आपसे अनुरोध, गलत बात मत करो रघुवंशी, याद रखना आप, मेरे गलत बात मत करो। नहीं कर रहा हूँ। तो हट डिस्क पुलिस मीडिया को तो हट डिस्क और जैसे जैसे वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के बयानों का स्तर गिरता जा रहा है। ताजा मामला खंडवा के मांधाता का है कि लौद की चुनावी सभा में बीजेपी के पूर्व विधायक हुकुमचंद यादव के बेटे ने कांग्रेस प्रत्याशी को मंच से खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि ज्यादा बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ की तो सबको उठाकर खंडवा ले आऊंगा। अरे राजनारायण, तेरे को पता नहीं, अगर मेरे कार्यकर्ताओं का खून तो दूर पसीना भी दे गया तो तेरी हवेली की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। राजनारायण सिंह जी, मेरे कार्यकर्ताओं के बारे में अगर तुमने बोला तो खंडवा में रहता है तू तो राजनारायण, फिर सोच लेना तेरा क्या करूंगा मैं। मेरे तो सब खत्म हो गए, नई घोड़ी नया दाम खेलूंगा मैं तो मेरे कार्यकर्ताओं के लिए। और मेरे कार्यकर्ताओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं, जब बोले उसको उठा के ले जाऊंगा मैं तो। बुरहानपुर की नेपानगर सीट के लिए प्रचार के लिए आज बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे थे। मंच से बीजेपी नेताओं का भाषण चल रहा था और एक बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जो बुजुर्ग थी वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मंच पर मौजूद नेताओं ने कार्यक्रम को बीच में रोका, महिला को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया और फिर यह कार्यक्रम शुरू हो पाया। हमेशा उनका योगदान रहता है। इंदौर के सांवेर में ईवीएम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस पर अधिकारियों पर प्रेशर डालने का आरोप लगा रही है। सांवेर उपचुनाव में मतदान से पहले एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस ने ईवीएम की कमीशनिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू की माने तो उपचुनाव की प्रक्रिया में नियमों को तोड़ा जा रहा है। ये ईवीएम मशीन जो है 1620 के करीब मशीनें हैं और उसके लिए प्रदेश में अन्य जगह भी चुनाव हो रहे हैं। वहाँ पे 5 से लेकर 10 लोगों को परमिशन दी गई है हर कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे ये रिलीवर भी
अलाउ नहीं कर रहे हैं। अभी हाल बोला मुझे रिलीवर के लिए, लेकिन जल्दी काम निपटे, ठीक से काम हो, नज़र के सामने साफ सुथरा काम हो, जिसमें कोई शंका कुशंका चुनाव पे नहीं होना चाहिए। एक की बजाय 2 भी या 3 भी लोग रहें तो निष्पक्ष चुनाव के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई होना चाहिए। जब प्रदेश में अन्य जगह ये परमिशन है तो इंदौर में क्यों नहीं दी जा रही, इससे जरा डाउट होता है, सदी स्थिति बनती है यहाँ पे। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अधिकारियों पर बेवजह प्रेशर बना रही है। हमें तो पूरा विश्वास है प्रजातंत्र पर, हमको मशीन पे विश्वास है। और मैं कह रहा हूँ गड़बड़ी, कल 27,000 वोट डाल के देखें, बीजेपी के भी लोग थे और वहाँ कांग्रेस के लोग भी थे। ये तो बिना मतलब का दबाव, प्रेशर, अधिकारियों को डरने की जरूरत नहीं है, निष्पक्ष होकर काम करें। ईवीएम को लेकर इससे पहले भी कांग्रेस सवाल उठाती रही है। और मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले 7 महीने में विधायकों के बीच जो कुछ हुआ वो पूरी जनता जानती है। उपचुनाव के बीच कांग्रेस के एक और विधायक के बीजेपी में जाने के बाद पिछले 7 महीने में कांग्रेस का कुनबा कम हो गया। अब तक 26 विधायक हाथ का साथ छोड़ चुके हैं। बीजेपी कह रही है अभी तो और संपर्क में है। उपचुनाव के बीच कांग्रेस के एक और विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी नेताओं का दावा है कि अभी भी कांग्रेस के कुछ और विधायक संपर्क में हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या उपचुनाव के परिणाम आने से पहले ऐसे कुछ और झटके कांग्रेस को लगने वाले हैं। बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी में जो नेता शामिल हो रहे हैं उनका स्वागत है। देखिए, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने आप को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में चलाने का प्रयास किया, जिसमें सीईओ श्री कमलनाथ जी और सुपर सीईओ श्रीमान दिग्विजय सिंह जी थे। और इन दोनों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी संगठन को और सरकार को दलाली, भ्रष्टाचार, लूट खसोट का अड्डा बनाया। इसलिए वो लोग जो मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, ईमानदारी, नैतिकता के लिए संघर्ष करते, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया। और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोष भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया का कहना है कि यदि बीजेपी को इसी तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त करनी है तो फिर वह उपचुनाव क्यों करा रही है। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने सारे नैतिकता के मूल्यों को ताक पर रख दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का कृत्य उन्होंने किया है जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। 22 एमएलए एक साथ खरीद लिए, तब ये इस नैतिकता के ऊपर आ गए हैं। ये लोग कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे, कुर्सी चाहिए, तो ऐसे लोगों से क्या हो सकता है। अभी भी ना 2 दिन पहले एक एमएलए को खरीदने की कोशिश की, खरीद लिया, और अभी बता रहे और भी खरीदने वाले हैं, तो खरीदिए। इस देश में अगर प्रजातंत्र को बिकना ही है तो आने वाला समय जो युवा पीढ़ी है वो आपको जवाब देगी, और प्रजातंत्र के निश्चित ऐसे परिणाम होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जैसी लोग जो बेईमान भ्रष्टाचारी विश्वास करती है इतनी कलंकित होगी कि लोग इसको देखना और वोट देना पसंद नहीं करें। बीजेपी इस ओर इशारा कर रही है कि कांग्रेस के कुछ और विधायक उनकी पार्टी में शामिल होंगे। वहीं 7 महीने में बड़ी संख्या में कांग्रेसी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से अब सवाल उठने लगा है कि कांग्रेस क्या अपने विधायकों को संभालने में फेल साबित हो रही है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। और उपचुनाव की जंग में इस बार 80% उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा अमीर हैं प्रत्याशी कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू। इनकी कुल संपत्ति है 86 करोड़ 96 लाख। और सबसे कम संपत्ति वाली प्रत्याशी हैं चैना बेगम। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार अपना पूरा दम लगा रहे हैं। कुल 355 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 80 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। पार्टियों की बात करें तो बीजेपी के 23 उम्मीदवार करोड़पति हैं, तो वहीं कांग्रेस के 22 उम्मीदवार करोड़पति हैं। बीएसपी की बात करें तो 13 उम्मीदवार करोड़ों के मालिक हैं, जबकि एसपी के 2 उम्मीदवारों के पास करोड़ों की संपत्ति है। चुनावी रण में 14 निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़ों के मालिक हैं। वहीं 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा है, तो 25 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 2 से 5 करोड़ के बीच में है। सबसे अमीर उम्मीदवार की बात करें तो वो कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू हैं। सांभर सीट से चुनाव लड़ रहे प्रेमचंद गुड्डू के पास 86.96 करोड़ की संपत्ति है, तो दूसरे नंबर पर ब्यावरा से बीजेपी के सुशील प्रसाद के पास
15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के राजवर्धन सिंह दत्ती गांव हैं। इनके पास 13.45 करोड़ की संपत्ति है। वहीं ग्वालियर से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया की उम्मीदवार चैना बेगम की संपत्ति सबसे कम यानी 3000 है। उम्मीदवारों के शपथ पत्र से उनकी आय की जानकारी मिली है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उम्मीदवार की संपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जनसेवा की भावना मायने रखती है। उम्मीदवार करोड़पति है या उसके पास पैसा नहीं है, ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि उसकी जन सेवा की भावना कितनी प्रबल है, जिस दल से वो मैदान में उस दल की रीति नीतियाँ क्या हैं और उनका इतिहास क्या है, जिसके आधार पर निर्धारण किया जाएगा कि उसको मत दिया जाए ना दिया जाए। वहीं कांग्रेस चुनाव आयोग की पहल की तारीफ कर रही है। साथ ही सीएम शिवराज पर संपत्ति को लेकर निशाना भी साध रही है। शिवराज जी ने कहा कि मैं गरीब हूँ कैंपेन चलाया, तो हमने बताया कि 20 साल पहले की उनकी संपत्ति का जो ब्यौरा उन्होंने चुनाव आयोग में दिया था और आज की संपत्ति, दोनों में अंतर देख लें और गरीब है क्या वो पता लग जाएगा। 7 करोड़ के करीब उनकी संपत्ति का पता चलता। तो ये एक अच्छी चुनाव आयोग ने वर्षों पूर्व जो परंपरा चालू करी है, इसके तहत हर व्यक्ति को अपने जनप्रतिनिधि की वास्तविकता जानने का अधिकार रहता है, हक रहता है और जानकारी रहती है। मैदान में उतरे कुछ प्रत्याशियों की सालाना इनकम लाखों में है। मसलन मैदान में उतरे 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी सालाना आय सबसे ज्यादा है। इनमें सांची विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी की सालाना आय 98.73 लाख है, तो वहीं मंधाता सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह की सालाना आय 87 लाख है, तो वहीं सांची से बीएसपी प्रत्याशी पूरन सिंह की सालाना आय 68 लाख रुपए है। हालांकि चुनावों में 48 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने पैन नंबर शपथ पत्र में नहीं दिए हैं। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब बात छत्तीसगढ़ की। मरवाही उपचुनाव प्रचार के लिए निकलने से पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का विश्वास डगमगा चुका है, लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। अमित और उनकी पत्नी को चुनाव लड़ने से रोका गया। कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को अपने काम पर नहीं बल्कि खरीद फरोख्त की ताकत पर भरोसा है। मरवाही की जनता पे विश्वास उठ चुका है, उनका आत्मविश्वास डगमगा गया है। संभावित पराजय को देखते हुए अब उनके सामने एक ही विकल्प दिखता है, इसको ले लें, उसको ले लें, इसको ले लें, और एक वातावरण बनाने के काम में लगे हुए हैं कि विधायक आ रहा है, कि ये आ रहा है, चुनाव में रोका जा रहा है लोगों को चुनाव लड़ने से। अमित जोगी और उसकी पत्नी को रोका गया, तो ये एक वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, मगर ये उनके डगमगाते हुए आत्मविश्वास और पराजय की ओर इशारा करता है कि पार्टी इस बार पूरी तरीके से मरवाही में पीछे है। उनको अपने खरीद फरोख्त की ताकत पर विश्वास ज्यादा दिख रहा है कि इसको खरीद। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।